आप सभी को जय माधव, जय यादव, जय ओबीसी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। और आप सभी से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए मैं आज फेसबुक लाइव आया हूं। मैं काफी दिन से बाहर हूं, लगभग एक हफ्ते से अधिक हो गया जब से मध्य प्रदेश से बाहर हूं, और बहुत सारे घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। कुछ प्रत्याशित हैं तो कुछ अप्रत्याशित हैं स्वाभाविक तौर पर हर तरह के घटनाक्रमों को झेलने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसे महापुरुषों का अनुयायी हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब भी कोई वीडियो डलता है तो मैं तो बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ पाता, समय नहीं होता, लेकिन जो कमेंट्स आते हैं उनको ध्यान से देखता जरूर हूं और मुझ तक पहुंचते हैं। जो महत्वपूर्ण कमेंट्स होते हैं, हमारी सोशल मीडिया की टीम वो हम तक पहुंचाने का काम करती है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे यादव नौजवान ये बात करते हैं कि भाई साहब जय माधव कहते हो वो तो ठीक है, लेकिन जय भीम क्यों कहते हो? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, हमारे भगवान हैं। लेकिन चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे बाबा साहब, चाहे मुलायम सिंह जी नेताजी, चाहे कांसीराम साहब, और चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले, वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई, लोक माता अहिल्याबाई, ये सब वो महापुरुष और महान विभूतियां हैं कि जिनकी बदौलत आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं, अपने निर्णय कर पा रहे हैं। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो कांसीराम साहब की भी हिम्मत नहीं थी, वो इतना सारा काम नहीं कर सकते थे। और बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान और महापुरुष के बीच में क्या फर्क होता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए भगवान है, लेकिन वो महापुरुष जिन्होंने इस युग में आके हमें एक एक हक और अधिकार दिलाया, हमें उनको मानना ही चाहिए। इसमें जातिगत सोच, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो तुम्हारे दिमाग में भर देते हैं, उसको निकालने का बाहर काम करो। जरा सोच के देखो मेरे साथियों, मैंने आज सब नोट कर रखा है तुम सबसे बात करने के लिए, सभी सम्मानीय साथियों से बात करने के लिए। जरा सोचिए, जरा विचार करिए। यादव समाज में दो बड़े नेताओं ने जन्म लिया, वैसे तो तीन ने लिया है। माननीय शरद यादव जी को भी मैं अपना बहुत सम्मान करता हूं, बहुत उनको अपना आदर्श मानता हूं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव साहब और माननीय शरद यादव जी। खासतौर पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक छोटे घर परिवार में जन्मे। मुलायम सिंह जी तीनों ही छोटे घर परिवार में जन्मे और वहां से संघर्ष करके निकल के, मैं ये बात सिर्फ यादवों के लिए कह रहा हूं, वहां से संघर्ष करके निकल के इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक बने। तो वो संविधान की बदौलत बने। सोचो, अगर संविधान ने हमें हक नहीं दिया होता तो क्या ये हमारे महापुरुष इतने बड़े बन पाते? क्या हमारे समाज, हमारा वर्ग, हमारे गरीब बच्चे, शोषितों के लिए इतना काम कर पाते? तो ये तभी कर पाए जब संविधान मिला, और संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, इस बात को स्वीकार कर लो। आज जो वोट देते हो धर्म के नाम पे, उस वोट का हक भी बाबा साहब ने तुमको दिया है। ये बात सुनने में, समझने में, स्वीकार करने में क्या समस्या है मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों? जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना पाओगे। इस बात को ध्यान रख लो। और क्या है तुम्हारी आज राजनीतिक ताकत? सबसे पहले यादवों से कहना चाहता हूं, बताओ यादवों, कितने विधायक बने इस बार तुम्हारे, और पिछली बार कितने थे? जरा सोच के देखो कितने कम बने और क्यों कम बने। कहां गई थी ये पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस? कहां गए थे ये तुम्हारे नेता जो हिंदूवाद का झंडा लेके घूमते हैं, कभी कोई किसी बात का झंडा लेके घूमते हैं? कहां गए थे? क्यों नहीं मिले? क्यों टिकट नहीं दिया गया? क्या मेरे से ज्यादा मेहनत इस कांग्रेस के अंदर किसी ने की? किसी नौजवान नेता ने की?
फिर क्यों टिकट काट दिया गया? जब मैं बिना टिकट के लड़के सिर्फ 10,000 वोट से हारा तो टिकट मिलता तो 40,000 वोट से जीतता। ये कौन नहीं जानता था? क्यों काटा? मेरा टिकट इसलिए काटा क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग के लिए 126 टिकट मांग रहा था संख्या के अनुपात में, जो दिन की इनकी देने की इनकी हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी, सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन आप लोगों को तो राजनीति का ज्ञान कहां अर्जित करना है? आप तो पड़े रहो धर्म के चक्कर में। भाई, धर्म हमारे आस्था का विषय है। भगवान भोलेनाथ को मैं इतना मानता हूं, भगवान श्री कृष्ण को इतना मानता हूं जो मैं ही जानता हूं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई जय श्री राम बोल दे और हम उसको वोट दे के आ जाए? जय श्री राम किसी के वोट के मोहताज है? भगवान श्री कृष्ण किसी के मोहताज है? हमारे धर्म में कौन सा देवता किस चीज का मोहताज है? मैं आस्तिक हूं, पूरी तरह से आस्था है मेरी धर्म में और ईश्वर में, लेकिन अंधविश्वासी नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं, पागल नहीं हूं। इस बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हूं कि कौन धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है। आज अखिलेश यादव जी हैं, नौजवान नेता हमारे, तेजस्वी यादव जी हैं, नौजवान नेता, सीनियर नेताओं में नीतीश कुमार जी हैं, ओबीसी के नेता, बहुत सारे ऐसे नेता कुशवाहा समाज में भी हैं, पाल समाज में भी हैं, इन लोधी समाज में भी हैं, गुर्जर समाज में भी हैं, ठाकर समाज में भी हैं, सभी समाजों में ओबीसी के नेता हैं। वो नेता भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। आप सबको भी वो शुरू करना पड़ेगा। बात अकेले यादवों की नहीं है। कुशवाहा कितने एमएलए बने, पाल कितने एमएलए बने, गुर्जर कितने एमएलए बने? क्यों नहीं बने भाई? कहां चले गए तुम्हारे टिकट? कौन खा गया? खा गए सामंतशाही लोग, क्योंकि आप धर्म के चक्कर में फंसे रहो और राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हो। दूसरे लोग आपका खाना खाते रहेंगे। सोचिए, खासतौर पे यादव नौजवानों, आप लोग सोचो, कितना वोट है शमशाबाद में यादवों का? शमशाबाद विधानसभा में कितना वोट है? भाई, इंदर यादव वहां से टिकट मांग रहे थे, हमारी भाभी ज्योत्सना यादव पहले से चुनाव लड़ती रही वहां। 30,000 यादवों का वोट, लेकिन यादव को टिकट नहीं, ना बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने दिया। चलो सिरोंज पे आ जाओ, कितने वोट है? 40,000 यादवों के, लेकिन न बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने दिया। वो राधवगढ़ सीट पे आ जाओ, कितने वोट हैं यादवों के? कितनी सीटें आपको गिनाऊं? पूरे बुंदेलखंड में आ जाओ, कितने टिकट दिए यादवों तुमको बीजेपी और कांग्रेस ने, जो उनकी बात कर रहे हो? या उनकी बातों में आके धर्म और इसके आधार पर राजनीति को कसौटी पे तोलने लगते हो? मेरे भाइयों, जागरूक हो जाओ, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं तो अपना पूरा जीवन लगा दूंगा लोगों को जागरूक करने में, राजनीतिक रूप से जागरूक करने में, गरीब पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचितों को हक दिलाने में। मैंने तय कर लिया है, काय की विधायकी, काय की सांसदी, इनकी परवाह नहीं। नेता बनने के लिए जो राह चुनी है मैंने, वो कठिन है डगर, लेकिन उसका आनंद बहुत है और मैं जरूर वो आनंद को लेके रहूंगा। आप सबका सहयोग मुझे उसमें चाहिए। दूसरी एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा माननीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, माननीय लालू प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर बने, उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बनी, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने, दादा सुभाष यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने काम किया है पिछड़ों, गरीबों के लिए। आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे खुशी है, क्योंकि मेरी जाति बिरादरी से आते हैं, जाति बिरादरी के नाते और कई नातों से रिश्तेदारी में भी आ जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर सभी हम सब कृष्ण के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन मेरा एक विशेष आग्रह है आदरणीय मोहन यादव जी से कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे जिस रास्ते पे वो चले हैं, गरीबों पिछड़ों के लिए काम करने का काम उन्होंने किया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी उस रास्ते पे चलने का काम करें। अक्सर होता यह है, ये बड़े दल हमारे व्यक्ति को बिठाल देते हैं और कह देते हैं कि तुम अपने लोगों के बारे में बात मत करना, तुम करना वो जो जिसको आदेश हम देंगे, जिसका आदेश नागपुर देगा। मेरा आप सबसे विशेष विनती है कि आप सब भी मोहन जी से, आदरणीय से आग्रह करना, मैं भी कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ये बड़ी मुहिम है, इस पर हम निकलने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो या मोहन यादव जी हो,
उन सबको इस पर विचार करना चाहिए और उनको ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए, जो पहले कभी बीजेपी ने नहीं दिया और कांग्रेस तो देने से रही। दूसरा, मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, माननीय मोहन यादव जी को फिर से बधाई देने के साथ साथ ये कहूंगा कि बड़ा काम मिला है, लेकिन अवसर भी उतना ही बड़ा है। इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराना है तो क्या करना चाहिए समाज के लिए, वो जरूर कर गुजरना, ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। हाँ, मुझे दुख है शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए। जब मैं शिवराज जी के दुख की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि ये मोहन यादव जी के बनने से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं होगा? मेरा भाई बना है, मेरा बड़ा भाई बना है, क्यों खुश नहीं होगा? मेरा समाज का बना, मेरा रिश्तेदार बना है, क्यों खुश नहीं होगा? पिछड़े वर्ग का बना है, आरक्षित वर्ग का बना है, इससे अच्छा क्या होता है? लेकिन वो काम भी वैसे करेंगे, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत बाबूलाल गौर साहब के साथ हुआ था, जो गलत सुभाष यादव जी के साथ हुआ था, जो गलत बहन उमा भारती जी के साथ हुआ था, जो गलत आज शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ हुआ है, उस पर मैं ना बोलूं। क्यों ना बोलूंगा? हमारे पिछड़े वर्ग के ये लीडरशिप, इनको बिना मतलब के हटा के अलग कर दिया जाता है। क्यों नहीं बोलूंगा? जरूर बोलूंगा। मुझे शिवराज जी के लिए दुख है और मैं शिवराज सिंह चौहान साहब, मुझे आपसे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उतनी हिम्मत होती नहीं है, साहस होता नहीं है, जुटा नहीं पाते, लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना करूंगा, आपको अपनी ताकत दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास आपको कराना चाहिए कि पिछड़े वर्ग की ताकत क्या होती है। मोहन यादव जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव जी का आप साथ दीजिए, लेकिन अपना खुद का वजूद, अपनी खुद की ताकत का एहसास पार्टी को हमेशा कराते रहिए, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। और मोहन जी को पुनः बधाई देता हूं कि आप मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ और भी विषय हैं, खासतौर पर कांग्रेस के बारे में। आज जीतू पटवारी जी शपथ ग्रहण हुई होगी, ऐसा कुछ प्रोग्राम में उनका देख रहा था। मैं अभी दक्षिण भारत में हूं, बेंगलोर में हूं, केरला में हूं, उस तरफ हूं, तो मैं बहुत जानकारी मुझे मिल पा रही है, जितनी सोशल मीडिया के माध्यम से वही पता है। नौजवान जीतू पटवारी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अध्यक्ष बने। और मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने इतना बड़ा निर्णय कैसे कर लिया। अगर युवाओं को जिम्मेदारी कांग्रेस देती तो दिग्विजय सिंह जी के बेटे को दे देती, नहीं तो कमलनाथ जी के बेटे को दे देती। कांग्रेस का कल्चर तो यही रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 3 बड़ी जिम्मेदारियां जो दी गई हैं, तीनों युवाओं को दी गई। हेमंत कटारे मेरे भाई जैसे हैं, जिनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया। उमंग सिंगार जी बहुत ऊर्जावान है, उनको भी मैं जानता हूं, उनको भी बधाई देता हूं। हेमंत भाई को भी बधाई देता हूं। और जीतू पटवारी जी, आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं, क्योंकि आप प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस के डूबती हुई नैया को आपके सहारे कर दिया, आपके हवाले कर दिया। आपको बंजर जमीन में फसल पैदा करने का ठेका दे दिया। यही पिछड़ों के साथ होता है यार इस कांग्रेस में। जब सुभाष यादव जी ने पार्टी तैयार कर ली तो किसी और को जिम्मेदारी दे दी गई। जब अरुण यादव जी ने 3 साल में पार्टी तैयार कर ली तो कमलनाथ जी को जिम्मेदारी दे दी गई। जीतू भाई ये जरूर परख लेना, पूछ लेना राहुल गांधी जी से, कहीं ऐसा ना हो कि आप पिछड़ों का पूरा हजूम इकट्ठा करो और 3 साल आपसे मेहनत मजदूरी करवाई जाए और जब चुनाव आए तब पता चला दिग्विजय सिंह के बेटे को या कमलनाथ के बेटे को जिम्मेदारी दे दी जाए। ये अक्सर कांग्रेस का कल्चर रहा है। इसलिए मुझे शंका है कांग्रेस की नीयत पे, क्योंकि अभी से अगर कांग्रेस ने ये जिम्मेदारियां दी हैं तो युवाओं से मेहनत करवाएंगे, पिछड़ों से मेहनत करवाएंगे, आरक्षित वर्ग के लोगों से, एससी वर्ग के लोगों से, एसटी वर्ग के लोगों से भी मेहनत करवाएंगे, सामान्य वर्ग के भी ऊर्जावान लोगों से जैसे हेमंत है या सभी साथियों से मेहनत करवाएंगे और फिर किसी बड़े नेता के पुत्र को पकड़ा देंगे बागडोर। कहीं ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। हालांकि कांग्रेस उसकी सजा भुगतेगी, जैसे कांग्रेस ने इस बार भी सजा भुगती। क्यों नहीं बनी कांग्रेस की सरकार? एक सर्वे कह रहा है कि 30% वोट गया मात्र पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस को और 60% गया भाजपा को। क्यों ना जाए भाजपा को, जब नेता उनके पास बहुत ज्यादा है हमारे ओबीसी वर्ग के, तो जरूर जाएगा भाजपा को। अगर ओबीसी वर्ग के हैं या फिर कोई तीसरा दल खड़ा हो जो पिछड़ों को, दलितों को, शोषित वंचित आदिवासी भाइयों को सबको लेके चल सके, तो इसलिए कांग्रेस को नुकसान हुआ है। मुझे मेरे चुनाव हारने का कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं। आप सबके आशीर्वाद से मेरा तो राजनीतिक कद रोज बढ़ रहा है और बढ़ता ही चला जाएगा, उसकी भी मुझे परवाह नहीं। लेकिन आप सबको इस वीडियो संदेश के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, आप सबके बहुत सारे जो मुझे
कमेंट्स मिलते हैं उन सबको किसी किसी को देख पा रहा हूं, किसी को नहीं देख पाता, लेकिन जो मेरी सोशल मीडिया की टीम है वो छाट के निकाल के सबको मेरे तक प्रस्तुत करने का काम करते हैं। और मेरा प्रयास रहता है खाली टाइम में जो ऐसे कमेंट आते हैं जिनको मेरे संज्ञान में होना चाहिए उनको मैं संज्ञान में जरूर लेता हूं। देखिए भाइयों, हम सब ओबीसी वर्ग के, किसान वर्ग के लोग हैं। हमको नजरअंदाज जब पार्टियां करती हैं तो उनको सबक सिखाने का काम हम करते हैं, और हमने कांग्रेस को सबक सिखाने का काम कर दिया। उसका लाभ गलती से बीजेपी को मिल गया, लेकिन फिर भी बीजेपी इतनी होशियार पार्टी है कि वो जब से उनकी सरकार 2003 से बन रही आज तक सिर्फ पिछड़े वर्ग को ही मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहा है, पर कांग्रेस को ये सबक नहीं आया। अब पछताए होत क्या राहुल जी, खड़गे जी, जब चिड़िया चुग गई खेत। माननीय कमलनाथ जी से मेरा आज भी लगाव है, मैं उनसे कहूंगा कि जितने जल्दी राजनीति से संन्यास लें उनके लिए बेहतर होगा। इस स्तर पे तो आपको नहीं जाना चाहिए था कि आप प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार नहीं हो, पार्टी में आपको हटा देती है। आपका इतना छोटा कद तो कभी नहीं था। ये सब आपके साथ आदरणीय बंटा ढार जी ने करवाया है। आप बंटा ढार जी के दबाव में रहते थे, ये जग जाहिर है, और उसी का परिणाम है पिछड़ों को भागीदारी न देना और हम सभी वंचित लोगों को सिर्फ मजदूर समझना और मालिकाना हक बंटा ढार को और उनके खानदान को और उनके परिवार को दे के रखना। इसके कारण आपकी सरकार नहीं बनी, लेकिन आपकी सरकार न बनने के कारण संविधान विरोधी ताकत अगर सत्ता में आ जाए ये हमको बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए हमने तीसरा फ्रंट, तीसरी ताकत बनाने का निर्णय किया है। तीसरा फ्रंट, तीसरी ताकत इस मध्य प्रदेश में बनेगी। इस कांग्रेस की हैसियत नहीं है जो भाजपा से लड़ पाए, इस कांग्रेस की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्षमताएं नहीं है कि ये संविधान को बचा पाए। इस कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि जो ओबीसी वर्ग को, पिछड़ा वर्ग के साथ साथ दलित, शोषित, वंचित वर्ग को, महिलाओं को सम्मान दिला पाए। इसलिए हमने तीसरी राजनीतिक ताकत बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा आगामी 5-6 दिन के अंदर हम करने वाले हैं पूरी ताकत के साथ। मेरा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि हमने सामंतियों को तो उखाड़ फेंका, अभी भी हमारे हक पे दूसरे लोग डाका डालने का काम कर रहे हैं। दामोदर का सपना है, दामोदर का प्रयास है, और दामोदर ये करके मानेगा कि इस मध्य प्रदेश में जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना ही चाहिए, और इस मध्य प्रदेश में 130 पिछड़े वर्ग के विधायक बने, ये दामोदर का प्रयास है। SC ST के भाइयों को जिन्होंने बाबा साहब की बात मान ली, उन्हें तो उनका हक मिलता ही है। इसलिए याद करो मेरे भाइयों, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांसीराम साहब उत्तर प्रदेश में मिले थे, और दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में वो सरकार बना दी थी। एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया था पूरे देश के अंदर, जिसका संदेश गया था, पर षड्यंत्रकारियों ने उसको भी तुड़वाने का काम किया। हमें किसी षड्यंत्र में नहीं आना, पिछड़ों दलितों को मिलकर एक बड़ी ताकत खड़ी करना है। आदिवासी भाइयों को भी साथ लेना है, शोषित वंचित भाइयों को भी साथ लेना है, वो मुस्लिम भाई भी जो कहीं ना कहीं शिकार होते हैं किसी चीज का, उनको भी हमें, उनकी भी बात हमें करना चाहिए। ये कांग्रेस की हिम्मत नहीं है, कांग्रेस की औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू को डराती है कि मुसलमान देश पे कब्जा कर लेगा, तो कांग्रेस मुसलमान का डर दिखाती है, वो मुसलमान को डर दिखाती है कि भाजपा आ जाएगी तो तुम कैसे जी पाओगे। बड़ी बुरी स्थितियां इस मध्य प्रदेश के अंदर हैं। इसलिए हम एक पिछड़ों दलितों का कॉम्बिनेशन बना के नई राजनीतिक ताकत खड़ी करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आप सबके सहयोग की बेहद आवश्यकता है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे लगता है कि आप बहुत साहसी व्यक्ति भी हैं, और साहसी व्यक्ति होने के साथ साथ बहुत मेहनती व्यक्ति भी हैं। आप पे पूरे देश के शोषित वंचित लोगों की नजर टिकी हुई है। आप चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम सब आपका सहयोग करने के लिए पूरी ताकत के साथ आएंगे। आप अपने मिशन में, जो आपका मिशन है वही हमारा मिशन है। गरीब, गांव, किसान, इसकी जीत कैसे हो, शोषित वंचित आगे कैसे आए, सबको बराबरी का हक कैसे मिले। जो बाबा साहब का सपना, जो माननीय मुलायम सिंह जी का सपना, जो मान्यवर कांसीराम साहब का सपना, जो माननीय शरद यादव जी का सपना, जो इन महापुरुषों का सपना जो आज संघर्ष कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए आप और हम सब मिलकर काम निरंतर करते रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सेवड़ा क्षेत्र के भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के भाइयों से विशेष तौर पे, आपने बड़ी मेहनत की, किसी की गलती नहीं है। हम चुनाव थोड़े वोट से अगर हार जाते हैं तो क्योंकि हम 5-6 हजार ले जाते हैं, उनके 5-6 हजार कम होते हैं, हम चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इस जीत में, इस हार में भी जीत है, और जीत ऐसे है, जरा आकलन करके देखिए कि 15 दिन के अंदर अगर आप 30,000 वोट ले जाते हो,
बिना पैसे बांटे, बिना तोड़ियां बांटे, बिना साड़ियां बांटे, जो जीतने वालों ने किया हुआ है उसके बाद ले जाते हो। उनको 2-2 महीने का समय दोनों को मिलता है, घनश्याम सिंह को और प्रदीप अग्रवाल को, और आपको समय सिर्फ 15 दिन का मिलता है। आजाद समाज पार्टी जो हमारी बिल्कुल न्यू पार्टी है, जो पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरी है, उससे आप चुनाव लड़ते हो, सिर्फ 10,000 से हारते हो, 10-12 हजार वोट से। तो ये आपकी जीत है, क्योंकि 15 दिन में मैंने 65 गांव भी नहीं गया और नगर के 30 वार्ड भी नहीं गया। इसलिए आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नौजवान कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को धन्यवाद। ऐसी ही मेहनत से आगे भी काम करना है, और अभी फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी में आपको, हमको सबको जुट जाना ही चाहिए तत्काल प्रभाव से। ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी को लोकसभा विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण भी दिया जाए। इसके साथ साथ भागीदारी संख्या के अनुपात में दी जाए, चाहे वो शासकीय नौकरियां हो और चाहे कोई भी संस्थान हो। मैं तो कहता हूं चाहे प्राइवेट संस्थान ही क्यों ना हो। इन मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में मैं एक यात्रा निकालने जा रहा हूं, जिसकी घोषणा, जिसका कार्यक्रम अभी बन रहा है, आधा बन चुका है, 2-3 दिन में पूरा कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक ताकत को खड़ा करने में ये यात्रा जो निकालने हम जा रहे हैं, ये बड़ा रोल अदा करेगी। इसके साथ साथ इस यात्रा की तैयारी में आप सबको जुटना है। मैं अभी जैसे ही लौट रहा हूं 3-4 दिन बाद तो बैठक करूंगा, और बैठक करने के बाद भोपाल में बैठक करेंगे, ग्वालियर करेंगे, अशोकनगर करेंगे, दतिया करेंगे, निवाड़ी करेंगे, हर क्षेत्र में करेंगे। और उस बैठक के बाद इस यात्रा की शुरुआत कर दी जाएगी, जो कि पूरे प्रदेश में एक नई क्रांति के रूप में, राजनीतिक नई जागृति के रूप में स्थापित होगी। एक और बात बार बार आ रही है और लोग पूछ रहे हैं कि आपको लोकसभा चुनाव कहां से आप लड़ने वाले हैं। मैंने बहुत विचार किया, गंभीरता से विचार किया, अपने साथी नेताओं से सलाह की, और ये बात सत्य है कि लोकसभा चुनाव लड़ना है और जीतने के लिए पूरी ताकत से लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है। मैंने 3-4 लोकसभाओं पे विचार चल रहा था। एक लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर है, एक लोकसभा क्षेत्र गुना शिवपुरी है, एक लोकसभा क्षेत्र खजुराहो है। विशेष तौर पे इन 3 पे चल रहा था मेरे खुद के लड़ने के लिए। बकाया हम भिंड भी लड़ेंगे, हम टीकमगढ़ भी लड़ेंगे, और भी देखते हैं कौन कौन सी लोकसभा हम लड़ सकते हैं। तो हमारे साथी वहां लड़ेंगे, हम लड़ाएंगे, और इन तीनों सीटों पे भी अपने साथियों को लड़ाएंगे। लेकिन जहां तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है कि मैं कहां से लड़ूंगा, तो बहुत विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। मैं गुना इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि गुना शिवपुरी में और पहले से मेरा भाई ही, मेरे भाई केपी यादव सांसद हैं, जिन्होंने सिंधिया जैसे कौन से महाराजा कहलाते थे, वो तथाकथित महाराजा, अभी कुछ राजा महाराजा बचे हैं, अभी इनको देख लेंगे अगली बात, तो उनको हराने का काम किया। तो जब मेरे भाई ने वहां स्थापित हुआ है तो हम वहां क्यों दही फैलाने जाए। तो इसलिए फिर हमने गुना शिवपुरी लड़ने का निर्णय त्याग दिया है, उस पर विचार ही नहीं किया। जब लोगों ने कहा तो मैंने कहा वहां नहीं जा सकता। उसके बाद खजुराहो के बहुत सारे लोगों ने मांग की, खजुराहो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं से मांग उठी कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, और साथ में यही मांग, चाहे आपका करेरा हो, चाहे पौरी हो, चाहे डबरा हो, चाहे भितरवार हो, चाहे ग्वालियर ग्रामीण हो, सभी जगह से लोगों को जब ये खबर लगी तो सूचनाएं आ रही थी, और बहुत विचार करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और लोकसभा चुनाव मैं ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से लड़ने जा रहा हूं। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से लड़ने जा रहा हूं। सभी साथियों से आज कह रहा हूं, आप सब तैयारी में लग जाइए, और बारीक तैयारी में लगिए, सेक्टर वाइज तैयारी में लगिए। मेरे ख्याल से ऑफिस ने काफी काम कर लिया है, सेक्टर बना दिए हैं, और पूरी 8 विधानसभा के अंदर कुछ 100 सेक्टर के लगभग तैयार किए हैं, और सभी सेक्टर प्रभारियों की भी नियुक्तियां अगले 2-3 दिन में हो जाएंगी। ग्वालियर में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, ग्वालियर लोकसभा से। आप सभी साथी पूरी ताकत के साथ तैयारी करें, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे पिछड़े वर्ग के भाई हो, मेरे शोषित वर्ग, वंचित वर्ग के भाई हो, मेरे दलित भाई हो, मेरे किसान भाई हो, मेरे आदिवासी भाई हो, मेरे नौजवान साथी हो जो पढ़े लिखे हो लेकिन राजनीति को नहीं पढ़ पा रहे हो, ध्यान रखो। भगवान कृष्ण के वंशज यादवो, आप भी ध्यान रखो, खासतौर पर नौजवान लड़कों, ध्यान रखो। जब तुम सिर्फ सरपंच बनने लायक तुमको समझा जाता है, विधानसभा और लोकसभा तक तुमको कोई पार्टी टिकट देके पहुंचाना नहीं चाहती, तो अपनी ताकत बनाओगे कि नहीं बनाओगे?
हमें माननीय मुलायम सिंह यादव पे, माननीय लालू प्रसाद यादव पे गर्व तो है, लेकिन खुद मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव मध्य प्रदेश में तैयार करने को तैयार नहीं हो, खुद नीतीश कुमार बनाने को तैयार नहीं हो, खुद कोई पिछड़ा वर्ग का नेता बनाने को तैयार नहीं हो, खुद कोई कुशवा पाल बघेल समाज का, माझी समाज का, गुर्जर समाज का, केवट समाज का, या हमारे धाकर किरार समाज का, या कुर्मी समाज का, या किसी भी लोधी समाज का कोई नेता बनाने को तैयार नहीं हो। अरे ऐसे नेता तो तैयार करो जो बड़े दलों की गुलामी करने की बजाय अपने लोगों का हक लेने के लिए लड़ाई लड़ सके। मैं उस राह पे चला हूं। मुझे आप सबसे विशेष उम्मीद है, आग्रह है, अपेक्षा है कि आप सब मेरा सहयोग करिए। मैं इस मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलूंगा और आप सबको हक मिलेगा। आप सरपंच नहीं, आप विधायक बनेंगे। ये मध्य प्रदेश के अंदर हमें करना है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आप निरंतर मेरा साथ दे रहे हो मेरे संघर्ष में, मेरी लड़ाई में। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई कि आपने 15 दिन के कार्यकाल में, समय में मुझे इतना बड़ा और इतना अच्छा चुनाव लड़वा के इतनी अच्छी स्थिति में पहुंचाया। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा, पुनः प्रार्थना करूंगा कि मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव हमें अपने लोगों में से ही ढूंढना और बनाना पड़ेंगे। लोग हैं, आपको मदद करने की आवश्यकता है। और याद रखो, विशेष तौर पे यादव नौजवान लड़कों से कह रहा हूं, जय माधव बोलते हो, जरा माधव को पढ़ो और समझो। मैं आपसे 2 सवाल पूछ के अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि समय का थोड़ा कहीं और मीटिंग में भी जाना है। इस विश्व का गुरु कौन है? अगर ग्रंथ पढ़ते हो और जरा भी ग्रंथों को मानते हो तो इस दुनिया के अंदर अगर किसी ने राजनीति सिखाई है किसी को भी, तो वो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाई है, जिनको आप मानते हो, मैं मानता हूं। जो हमारे आराध्य हैं उनने सिखाई है। तो हमारा जो भगवान है, हमारा जो कुल देवता है, वो पूरे विश्व का गुरु, पूरी राजनीति का एक तरह से कह सकते हैं जनक। और तुम कौन लेवल की राजनीति कर रहे हो मेरे भाइयों? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत माननीय मुलायम सिंह जी और लालू जी जैसी बन सकती है, पिछड़े वर्ग के और नेताओं जैसी बनती है, जो बड़े बड़े नेता हमारे वर्ग में जन्मे हैं। लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना होगा और साथ देना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वंशज अगर अपने आप को मानते हो तो पहले राजनीति पे कब्जा करो। और राजनीति सिर्फ भाई का सिर फोड़ के गांव में सरपंच बन जाना, ये राजनीति नहीं है। जब तक विधानसभा लोकसभा में कब्जा नहीं करोगे, भिखारी बने रहोगे। अरे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें मालिक बनाना चाहता हूं। तुम टिकट के लिए जाओगे कमलनाथ के दरवाजे, दिग्विजय सिंह के दरवाजे, भीख मांगोगे। तुम टिकट के लिए जाओगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कार्यालय में 100 बार चक्कर काटोगे, नहीं मिलेगा टिकट, नहीं मिलता टिकट। बहुत सारे नौजवान जो ऊर्जावान है, क्षमतावान है, उनको तो कोई देता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने सोचा था नाम लूंगा। कुछ महिला नेत्रियां हैं, बहुत अच्छी राजनीति में राजनीति करने आई, पार्टी ने धोखा दे दिया। कांग्रेस ने 2-2, 3-3, 4 मेरी नजर में है। कांग्रेस ने ले लिया, कांग्रेस ने काम करा लिया, पर टिकट नहीं दिया। मेरे भाइयों, आपको टिकट तीसरा विकल्प जो बनेगा वही देगा, और टिकट भी देगा, विधायक भी बनाएगा, सत्ता में भी बिठा लेगा, और अपने गरीबों के लिए भला भी आपसे करवाएगा, नीतियां भी बनवाएगा और काम भी करवाएगा। इसलिए तीसरे विकल्प की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूं। ग्वालियर लोकसभा से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आप सबसे मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि इस लोकसभा चुनाव में भी साथ दे, मेरे मिशन में जैसे साथ देते हैं वैसे देते रहें, राजनीतिक जागृति और पैदा करें। मैं अभी प्रशिक्षण शिविर भी शुरू करूंगा, कैडर भी शुरू करूंगा। मेरे ओबीसी वर्ग के भाइयों को ये बताऊंगा कि संविधान बनाने में अगर बाबा साहब की भूमिका रही है तो उन बाबा साहब के अनुयायी बनने में शर्मिंदगी में महसूस मत करो, फक्र महसूस करो। मैं नहीं कहता कि धर्म को खूब मानो, भगवान को खूब मानो, कृष्ण की रोज जय बोलो, लेकिन राजनीतिक जागृति पैदा करो और इनसे नफरत बंद करो कि हम नफरत करेंगे, फलाने की जाति छोटी, फलाने की जाति बड़ी। अरे मेरे भाइयों, ये संविधान हमें बराबरी का हक देता है, हमें बराबरी का हक लेना है मेरे भाइयों। छोटी मोटी भ्रांतियां हो सकती हैं, वो सारी भ्रांतियों को हमें दूर करना होगा। हमें जिस दिन हम राजनीतिक जागृति लाएंगे उस दिन वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मेरा आज आप सबसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। सिहोड़ा क्षेत्र के वासियों को, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, किसानों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
लोकसभा के चुनाव की तैयारी में आप सब साथी लग जाएं, ना सिर्फ चौड़ा, ना दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर वाले सभी लग जाएं। आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे पूरे प्रदेश के साथियों से निवेदन है, पूरे देश में जो मेरे साथी हैं उन सब से निवेदन है कि हम एक नई राजनीतिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उसमें आप सब हमारा साथ दें और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए भी मैं यात्रा निकाल रहा हूं, उसमें भी साथ दें, लोकसभा के चुनाव में भी साथ दें और जो मध्य प्रदेश में नई ताकत खड़ी करने की आवश्यकता है वो खड़ी करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता बहनों का